एनसीईआरटी 12वीं का ये 14 चैप्टर है। सेकंड लास्ट चैप्टर है ये हमारी 12th क्लास एनसीईआरटी का, जो हमारी आखिरी एनसीईआरटी है। इस चैप्टर में हम ऐसी बात करेंगे जिसके बारे में आप पिक्चरों में देख चुके हैं। काफ़ी जानकारी होगी आपको, बहुत सारी पिक्चर हैं जिनका मैं आपको नाम बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, और उसके साथ में आपको पिक्चर के एक एक सीन से समझ में आएगा कि आखिर किताब में जो लिखा है वो शायद किताब पढ़ के पिक्चर लिखी गई है या पिक्चर लिख के किताब लिखी गई है पिक्चर देख के। तो दोनों बहुत ही क्लियरली आपको समझ में आएंगे। ये चैप्टर में बस आपको कनेक्ट करने की कोशिश करनी है। तो आज का चैप्टर जो है वो है पार्टीशन के बारे में। पार्ट नंबर 2 आज हम शुरू करने वाले हैं। पार्ट नंबर 1 में जो भी कहानी मैंने आपको बताई थी वो एक बार मैं दोहरा देता हूँ। सही मायने में देखा जाए तो पार्टीशन जब हो रहा था तो सामान को, जितना भी मूवेबल कंपोनेंट था, जो भी सामान उठा के ले जाया जा सकता था, उसको उठा के बैलगाड़ी पे, कंधों पे ले जाके इंडिया से पाकिस्तान और पाकिस्तान से इंडिया किया जा रहा है। स्टीरियोटाइपिंग हो रही है, लॉयल्टी पे सवाल उठाए जा रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें हो रही थी। हम बात करें अब ये पाकिस्तान बन क्यों रहा है, पाकिस्तान के बनने की शुरू से जो सिचुएशन है उसके बारे में बात करें। हम कांग्रेस की और मुस्लिम लीग के जो स्टैंड्स हैं उनके बारे में चर्चा पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। यहां पर हम बात करेंगे पाकिस्तान रेजोल्यूशन की। बड़ी गजब की बात देखिए, 1940 की बात है। मुस्लिम लीग जो है वो डिमांड करते हैं ऑटोनॉमी। यहां पर शब्दों पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। ऑटोनॉमी की बात कर रहे हैं। आप देखिए, ऑटोनॉमी चाह रहे हैं, जो मुस्लिम के मेजॉरिटी इलाके हैं वहां पर ऑटोनॉमी हो, बस बात इतनी है। यहां पर कहीं पर भी बात ये नहीं करी जा रही है कि पार्टीशन चाहिए या फिर पाकिस्तान बनना चाहिए। रेजोल्यूशन में इस चीज को मेंशन नहीं करा जाता है। आप देखिए यहां पर सिकंदर हयात खान जो पंजाब के प्रीमियर थे, उनसे बात करी जाती है। यूनियनिस्ट पार्टी के लीडर हैं। यूनियनिस्ट पार्टी में हिंदू, मुस्लिम, सिख सबके लैंडलॉर्ड्स आते थे और काफी गजब की पकड़ बना के रखी इस पार्टी ने 1923 से लेकर 1947 तक। तो ये यूनियनिस्ट पार्टी के सिकंदर हयात खान कहते हैं कि मुस्लिम राज यहाँ पर, मतलब एक पर्टिकुलर इलाके में मुस्लिम राज और एक पर्टिकुलर इलाके में हिंदू राज, इस तरीके की बात ये नहीं कर रहे हैं और इस चीज़ को नकारा जाता है। तो यहाँ पर हमें समझ में आता है जो नेता थे उनके दिमाग में भी ये बात नहीं थी कि हमें पार्टीशन करके पाकिस्तान बनाना है। सीधा सीधा बस वो ये चाह रहे थे कि जहाँ पर भी मुस्लिम मेजॉरिटी है वहाँ पर आप हमें ऑटोनॉमी दे दो। आगे बढ़ें तो एक और इम्पॉर्टेंट पोएट काफ़ी पॉपुलर हैं जिन्होंने सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा है, मोहम्मद इकबाल। ये भी बात करते हैं जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर एरिया है जहाँ पर इंडिया का जो मुस्लिम मेजॉरिटी है वहाँ पर ये चाह रहे थे कि उनको ऑटोनॉमी दे दी जाए, एक लूज कॉन्फेडरेशन जैसी व्यवस्था बना दिया जाए, एक ऑटोनॉमस यूनिट बना दिया जाए। अब ऐसे ऑटोनॉमस यूनिट्स आपको देखने मिलते हैं जब भी हम बात करते हैं शेड्यूल 5 की बात करते हैं, 6 की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कहीं ना कहीं स्टेट्स को अपने अपने लेवल पर ऑटोनॉमी दी है। ये सारी चीज़ें आप देख चुके हैं। दार्जिलिंग के आसपास के इलाके में भी आपको देखने मिलेगा कि ऑटोनॉमी दी गई है कुछ ट्राइबल ग्रुप्स को। तो ऐसी इस प्रकार की कुछ ऑटोनॉमी की बात करी जाती थी और कॉन्फेडरेशन में इन हिस्सों को जहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी है वहाँ पर ऑटोनॉमी देंगे, ये कहा जाता था मोहम्मद इकबाल के द्वारा और सिकंदर हयात के द्वारा। इन दोनों की यही मांगी थी। इसी तरीके से एक और महत्वपूर्ण बात है, अब ये शब्द पाकिस्तान कहाँ से आता है। पाकिस्तान जो शब्द आ रहा है इसमें आप देखें पंजाब का पी, अफगान का ए, कश्मीर का के, सिंध, बलूचिस्तान, इन सबको कंबाइन करके पाकिस्तान बनाने की बात करी जाती है। ये टर्म कॉइन करा जाता है 1933 से लेके 35 तक के बीच में पैम्पलेट्स के द्वारा। और किसके द्वारा करा जा रहा है तो यहाँ पर नाम याद रखें, चौधरी रहमत अली। ये जो चौधरी रहमत अली हैं ये एक स्टूडेंट थे जो कैम्ब्रिज से पढ़ के आए थे। इनका जो ये आइडिया है पाकिस्तान का, इसको किसी ने सीरियसली नहीं लिया था, ना ही मुस्लिम लीग ने लिया, ना ही दूसरे जो मुस्लिम्स हैं उन्होंने लिया। सीधा सीधा ये समझते थे कि ये एक स्टूडेंट है, उसके सपने हैं और कुछ नहीं। तो पार्टीशन और पाकिस्तान बनने के पहले की जो कहानी है उसमें आपको ये देखने मिलेगा कि कहीं पर भी पार्टीशन या पाकिस्तान जैसी कोई बात करी नहीं जा रही। लीग भी 1940 तक आप देखेंगे तो ये डिमांड कर रहे थे। क्यों डिमांड इसलिए करी जा रही ताकि इनको ज़्यादा लेवरेज मिल जाए। सही मायने में देखेंगे तो हर जगह बात एक ही चीज़ की चल रही थी, मुस्लिम मेजॉरिटी होनी चाहिए जहाँ पर, वहाँ पर ऑटोनॉमी मिल जाए, और बाद में पार्टीशन की बात करी जाती है। अब धीरे धीरे पाकिस्तान की मीनिंग आने लगेगा, पाकिस्तान जो है वो फ्रेम में आना चालू हो जाएगा। शुरुआती दौर में सिर्फ पार्टीशन और ऑटोनॉमी, पहले आप देखें इसको ऐसे क्रोनोलॉजी ड्रॉ कर लें, ऑटोनॉमी, फिर बात होने लगी पार्टीशन की, और फिर बात हुई आपकी पाकिस्तान की। ऐसे पूरे सिलसिलेवार तरीके से कहानी चली। आप देखिए 1940 से 7 साल के अंदर ही स्थितियां इतनी बदल जाएंगी कि पार्टीशन, बंटवारा करना पड़ेगा और पाकिस्तान जो है वो बन जाने वाला है। सिर्फ 7 साल की बात करने वाले हैं यहां पर आप।
किसी भी आप लीडर की बात करिए, मुस्लिम लीडर जो भी थे उन्होंने कभी भी सीरियसली पाकिस्तान के जो एजेंडा है उसको ज़्यादा तूल नहीं दिया, उसको ज़्यादा नहीं बढ़ाया कि पाकिस्तान एज अ सॉवरेन स्टेट बननी चाहिए। जिन्ना खुद शुरुआती दौर में उनको मालूम था कि बार्गेनिंग चालू होने वाली है अंग्रेज़ों से। अब जब अंग्रेज़ों से बार्गेनिंग चालू होने वाली है तो हो सकता है अंग्रेज़ ब्रिटिश जो है वो ज़्यादा फेवर्स कांग्रेस को दे दें, और उनसे फेवर्स लेने के लिए, उनसे एडिशनल गेन्स लेने के लिए पाकिस्तान को एज ए लेवरेज यूज़ करा जाता है। पाकिस्तान जो है उसको एज अ काउंटर बैलेंस यूज़ करा जाता है ताकि ज़्यादा हमें कंसेशंस मिल पाए ब्रिटिश से। ये जिन्ना की सोच थी। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे ही आता है उसके बाद आप देखेंगे ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होते ही साथ नेगोशिएशंस इंडिपेंडेंस की और ज़्यादा रफ्तार पकड़ लेते हैं। अब किसी को थोड़ी ये पता था कि क्विट इंडिया मूवमेंट जो होगी 1942 में, उसके बाद से अंग्रेजी राज के घुटने, अंग्रेजी राज जो है वो घुटने पे आ जाने वाला है। सही मायने में पूरी नींव हिल गई थी ब्रिटिश राज की 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद से, जिसकी वजह से ये मजबूर हो गए और ब्रिटिशर्स को डायलॉग पे आना पड़ा, बातचीत करनी पड़ी इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए और ट्रांसफर ऑफ पावर के लिए। धीरे धीरे आप देखिए हर जगह से बैलेंस बनता जा रहा है। एक तरफ मैंने अभी आपको बताया कि ब्रिटिशर से कंसेशन लेने के लिए जिन्ना पाकिस्तान कार्ड खेलते हैं कि भाई हम पाकिस्तान बना लेंगे, हमें तुम कंसेशन दो, इस तरीके से। उन्हें कभी सीरियसली इस चीज़ को नहीं लिया कि सॉवरेन स्टेट बनेगी। नेगोशिएशन शुरू होते हैं 1945 में, जब ब्रिटिश एग्री कर जाते हैं कि एक यूनिट बनेगा, इंडिया बनेगा, और इसमें क्या होने वाला है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी होगी जो इंडियंस की बनाई जाएगी। सिर्फ वाइसरॉय और कमांडर इन चीफ जो होने वाले हैं आर्म फोर्सेस के, वो आपके अंग्रेज रहने वाले हैं। तो धीरे धीरे आप देखेंगे तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप हो गया था फुल इंडिपेंडेंस की तरफ। ट्रांसफर ऑफ पावर के जब डिस्कशंस हो रहे थे तो इसमें आप देखेंगे जिन्ना की जो मांगे हैं उनकी वजह से ये जो डिस्कशन है ये बीच बीच में डिसकंटिन्यू कर दिए जाते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं अपना कुछ नया लेके आ जाते थे। यहाँ पर ये बात करेंगे लीग, जो मुस्लिम लीग है उसको रिप्रेजेंट करते हैं और कहते हैं इनके पास अपना एब्सोल्यूट राइट होना चाहिए, मुस्लिम मेंबर्स होंगे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में और वो चुने जाएंगे मुस्लिम लीग के द्वारा। मुस्लिम्स के पास राइट होगा एग्जीक्यूटिव मेंबर चुनने का, साथ में कम्युनल वीटो जैसी चीज़ें भी इनको चाहिए थी। और ये कहते हैं कि जो मुस्लिम्स हैं इनको 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए इनकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें। तो काफ़ी ऐसी मांगे इन्होंने रख दी थी जिन्ना ने जो कि मानने लायक ही नहीं थी। तो स्टेलमेट आ जाता था और डिस्कशन जो है वो वहीं पर फंसा रह जाता था। ऐसी जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी इसमें लीग जो है अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उल्टी सीधी डिमांडें रख देता था जो पॉसिबल नहीं है पूरी करना। इसके अलावा आप देखें तो जो नेशनलिस्ट मुस्लिम्स हैं वो कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि आप मौलाना आज़ाद के बारे में जानते हैं, ये कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा जो वेस्टर्न पंजाब के जो मेंबर्स हैं यूनियनिस्ट पार्टी के, वो भी लार्जली मुस्लिम थे और वो भी कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे। ब्रिटिश कांग्रेस तो अपनी जगह यूनियनिस्ट जो हैं उनको नाराज़ नहीं करना चाह रहे थे। इसकी वजह क्या है कि जो यूनियनिस्ट हैं उनकी पंजाब में अच्छी खासी पकड़ थी, पंजाब में उनकी गवर्नमेंट थी, और ये जो यूनियनिस्ट है ये शुरुआत से ही ब्रिटिश के काफ़ी लॉयल रहे। तो आप देखिए खुद ही इतना ज़्यादा लॉयल, इतना वफादार अगर कोई रहने वाला है तो उसको ब्रिटिश क्यों नाराज़ करेंगे, खासकर जब जब ब्रिटिश पूरा जो राज है वो अपने घुटनों पे आ गया, काफ़ी खस्ता हाल चल रहा है। ये पिक्चर देखिए महात्मा गांधी मोहम्मद अली जिन्ना के साथ है। ये 1939 नवंबर में जो मीटिंग होनी थी वाइसरॉय से, उसके पहले की फ़ोटो है। हम बात करें 1940 की तो 1946 में प्रोविंशियल इलेक्शंस हो जाते हैं। पिछले इलेक्शन 1937 के आपको याद होगा हमने उसकी चर्चा की थी, जिसमें मुस्लिम लीग का काफ़ी वीक परफॉर्मेंस था। NWFP की बात करें या फिर हम बात करें सिंध की या फिर हम बात करें उसके आसपास के इलाके की। आप देखिए लीग जो है यहाँ पर सक्सेसफुल होता है। जो मुस्लिम्स के लिए सीट रिजर्व थी उसमें गजब की परफॉर्मेंस शो करता है लीग। 30 सीटें ये जीत लेते हैं रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से, और सेंटर में आप देखेंगे 86.6% मुस्लिम वोट्स इनको मिलते हैं। मतलब 442 सीट्स ये जीत लेते हैं 509 सीट्स में से। धीरे धीरे 1946 आते आते तक जो लीग है उसने अपने आप को याद करी। 1937 में जब ये बात करी जा रही थी कि लीग शुड बी द सोल स्पोक्स पर्सन फॉर द मुस्लिम इंटरेस्ट इन इंडिया और कांग्रेस शुड बी कंसिडर्ड एज अ हिंदू पार्टी, तो उस चीज़ को तब सीरियसली नहीं लिया गया था। लेकिन 1946 की गजब की इलेक्टोरल परफॉर्मेंस देख के इस चीज़ को मान लिया जाता है कि जो इंडियन मुस्लिम्स है उनके जो भी इंटरेस्ट है उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको चैंपियन, उनको सपोर्ट करने के लिए मुस्लिम लीग एक सोल इंस्टीट्यूशन या सोल ऑर्गेनाइजेशन है। तो इस बात को भी हवा मिल रही है, ये बात भी कहीं ना कहीं मजबूत हो रही है। यूनियनिस्ट के बारे में मैंने बताया कि लैंडलॉर्ड होते थे, ज़मींदारी मान लीजिए, बड़ी बड़े लैंड पीसेस इनके पास होंगे, और हिंदू, मुस्लिम्स और सिख तीनों कंप्राइज करते थे इस पार्टी में। 1923 से 1947 तक इनकी अच्छी खासी पकड़ भी रही।
अब 1946 में एक और इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था जिसको आप कहते हैं कैबिनेट प्लान। तो ब्रिटिश जो है वो कैबिनेट प्लान लेके आते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कैबिनेट मिशन जो लेके आते हैं उसमें 3 मेंबर्स होते हैं जो कि मिशन के द्वारा भेजे जाएंगे दिल्ली में और ये एग्जामिन करेंगे लीग की जो डिमांड्स हैं उसको, साथ में वो सजेशंस वगैरह देखेंगे कि कैसे एक फ्री इंडिया का पॉलिटिकल फ्रेमवर्क बनाया जा सकता है। अभी जो कैबिनेट मिशन है ये पूरी कंट्री में घूमने वाला है 3 महीने में और उसके बाद ये अपने रिकमेंडेशंस देते हैं। रिकमेंडेशंस होते हैं 3 टियर कॉन्फेडरेशन के, मतलब 3 टियर कॉन्फेडरेशन होगी ABC मान लीजिए। तो एक तरफ हो जाएगा आपके मुस्लिम मेजॉरिटी इलाका, एक तरफ आपका हिंदू मेजॉरिटी इलाका और तीसरा आपका प्रिंसली स्टेट। इस तरीके के सेटअप की बात करी जाती है। यहां पर भी दिक्कतें आने लगेंगी। कहा जाता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कंट्रोल करेगी डिफेंस, कम्युनिकेशन को और बाकी चीजें जो है वो प्रोविंसेस अपने हिसाब से, जो प्रोविंशियल असेंबलीज होंगी उनके हिसाब से ये कंट्रोल करेंगे। यहां पर सेक्शंस बनाए जाते हैं। सेक्शन ए हिंदू के लिए होता है जहां हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस हैं। सेक्शन बी और सी जो है वो मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस का बना दिया जाता है नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट में, जिसमें आसाम भी आ जाता है। ये सेटअप आपको समझना है। ये जो सेक्शंस या फिर ग्रुप्स ये जो प्रोविंसेस के ग्रुप्स बनाए गए थे इनमें अलग अलग रीजनल यूनिट्स थे। अब इनके पास पावर होने वाला है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का जो पावर है वो इनके पास होने वाला है। इनिशियली क्या होता है, ये जो प्लान है इसको जो भी मेजर पार्टीज होती हैं, चाहे कांग्रेस की बात करें, मुस्लिम लीग की बात करें, ये सब एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन ये जो एग्रीमेंट है ज्यादा दिन नहीं टिकने वाला है। आप देखेंगे इंटरप्रिटेशन जो था इस पर्टिकुलर प्लान का वो अलग पार्टियों ने अपने अपने तरीके से किया था। कुछ पार्टियों को लगता था जैसे स्वराज के बारे में अलग अलग जो नेता थे वो इसको अलग अलग तरीके से समझते थे, चाहे आप बाल गंगाधर तिलक की बात करें या फिर आप अरबिंदो की बात करें, श्री अरबिंदो की बात करें। उसी तरीके से ये जो कैबिनेट मिशन है इसको भी अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया गया था। लीग चाहती थी कि जो ग्रुपिंग है वो कंपलसरी रहे, जिसमें सेक्शन बी और सी जो है वो डेवलप करें, इतने स्ट्रांग हो जाएं कि फ्यूचर में वो सीड कर सकें। जो यूनियन है उससे अगर अलग होना हो तो वो अलग भी हो सके। तो जो सीट का पावर है, मतलब जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उससे बाहर निकलना हो तो वो चीज भी वो कर पाए। इसके साथ में कांग्रेस क्या चाहती थी, कांग्रेस ये चाहती थी कि राइट होना चाहिए किसी भी ग्रुप को ज्वाइन करने का। जो प्रोविंसेस हैं उनके पास राइट होना चाहिए कि वो अपनी मर्जी से किसी भी ग्रुप को ज्वाइन कर पाए। अब जब मिशन के प्रति क्लैरिफिकेशन नहीं होने वाली है और ये कंपलसरी ग्रुपिंग की बात करी जा रही है, ऐसा कहा जाता है कि जो मिशन है ये क्लैरिफिकेशन पेश करेगा कि जो ग्रुपिंग है वो शुरू में कंपलसरी है, बाद में धीरे धीरे जो प्रोविंसेस है उनके पास राइट होगा कि वो अपने हिसाब से ऑप्ट कर पाएंगे। एक बार बस कॉन्स्टिट्यूशन बन जाने दो, उसके बाद नए इलेक्शन के हिसाब से हम देखेंगे कि क्या करना है। अब सीधी सी बात है, एक तरफ एक कह रहा है कंपलसरी करो, दूसरा कह रहा है कंपलसरी मत करो, एक को सीडिंग राइट्स भी चाहिए। तो यहां पर दिक्कतें जब बढ़ती हैं तो दोनों ही इस एग्रीमेंट से बाहर आ जाते हैं। अल्टीमेटली जब दोनों इस एग्रीमेंट से बाहर आने वाले हैं उसके बाद क्या होता है, पार्टीशन चाह तो कोई नहीं रहा था लेकिन लोगों को समझ में आ गया था कि अब इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। ये अनअवॉइडेबल चीज बन गई है। महात्मा गांधी की फोटो फिर सीधे हाथ पे देखिए, NWFP के इलाके की फोटो है जहां पर खान अब्दुल गफ्फार खान, यहाँ पर ये देखिए, ये खान अब्दुल गफ्फार खान है, ये महात्मा गांधी और साथ में आपको सुशीला नायर और अमतुस सलीम भी देखने मिलेंगे। यहां पर बात करी जा रही जो महात्मा गांधी और अब्दुल गफ्फार खान, ये दो लोग ही ऐसे थे जो कि पार्टीशन के खिलाफ थे, जो आइडिया ऑफ पार्टीशन है उसके खिलाफ थे। लेकिन उसके अलावा जितने भी पॉलिटिशियंस थे उनको समझ में आ रहा था कि पार्टीशन उनके फेवर में है, पार्टीशन होने की वजह से उनको काफी ज्यादा फायदे होने वाले हैं। अब वो कैसे, ये देखेंगे। पहले इस मैप पे जरा नजर मान लीजिए आप कि यहाँ जो सेक्शन बी है यहाँ पर आपको मुस्लिम मेजोरिटी इलाका मिलने वाला है, ये आज का पाकिस्तान और यहाँ पर जो ईस्ट पाकिस्तान बना था। उसके अलावा यहाँ पर हिंदू मेजोरिटी एरिया है और प्रिंसली स्टेट है। इस तरीके की व्यवस्था थी। ये देखिए जो दंगे करने वाले लोग हैं अपने हाथ में छड़ी, लोहे की छड़ी हो सकती है या फिर लाठी हो सकती है, इस तरीके की सारी चीजें लेके, रॉड वगैरह लेके 1947 में कलकत्ता में उपद्रव कर रहे हैं, ये मारपीट कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि जो कैबिनेट मिशन प्लान आता है उसमें दोनों ही जब नहीं मानेंगे, दोनों अल्टीमेटली इससे बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद मुस्लिम लीग के पास एक रास्ता बचता है और वो था डायरेक्ट एक्शन। ये जो डायरेक्ट एक्शन था ये करा गया था ताकि जो पाकिस्तान की डिमांड है इसको और जोर शोर से तूल पकड़ाया जाए और कुछ भी करके पाकिस्तान प्राप्त किया जाए, पाकिस्तान हासिल किया जाए। 16 अगस्त 1947 को डायरेक्ट एक्शन डे अनाउंस करा जाता है और उसके बाद आप देखेंगे कलकत्ता में दंगे फैलते हैं और धीरे धीरे नॉर्थ इंडिया में भी ये दंगे बढ़ते जाते हैं। कांग्रेस हाई कमांड जो है उनने भी ये मान लिया था कि पंजाब को हम आधे में बांटे
साथ में जो मुस्लिम मेजॉरिटी इलाके हैं, हिंदू और मुस्लिम की जो हिंदू और सिख मेजॉरिटी वाले इलाके हैं वो अलग हो जाएंगे और जो मुस्लिम्स वाले इलाके हैं वो अलग हो जाएंगे। बंगाल पार्टीशन और पंजाब पार्टीशन के हित में आ गए थे कांग्रेस के जो बड़े बड़े दिग्गज लीडर्स हैं वो भी। धीरे धीरे आप देखेंगे कि सारे लीडर्स उस चीज़ को सोचेंगे और पार्टीशन के फेवर में आ जाते हैं। यहां पर अब ये पार्टीशन के फेवर में क्यों आए, यहां पर आ गया था नंबर गेम। बहुत सारे सिख लीडर और जो कांग्रेस के लीडर हैं पंजाब में वो कन्विंस हो गए थे कि पार्टीशन जो है वो नेसेसरी ईवल है। अगर ऐसा नहीं करा जाएगा तो मुस्लिम मेजॉरिटी और मुस्लिम लीडर्स जो हैं भविष्य में अपने हिसाब से ये चीज़ों को चलाएंगे, ये डिक्टेट करेंगे टर्म्स। उसी तरीके से बंगाल में जो जेंटलमैन होते हैं, बंगाली जेंटलमैन, उनको भद्र लोग कहते हैं, बंगाली हिंदू जो हैं उनको भी ये पता था कि अगर हमें पॉलिटिकल पावर अपने हाथ में रखना है तो हमें पार्टीशन करना ही होगा, नहीं तो हमें परमानेंट ट्यूटिलेज लेना पड़ेगा मुस्लिम से, जो मुस्लिम लीडर है उनसे। ट्यूटिलेज मतलब टीचिंग, मतलब हमेशा हमें उनकी बात मान के चलना पड़ेगा। तो ये जो नंबर गेम है ये भी कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से बड़ी बड़ी जो पार्टीज हैं ये पार्टीशन के हित में आ गई थी। न्यूमेरिकल मेजॉरिटी माइनॉरिटी से अगर आपको मेजॉरिटी बनना है, डोमिनेंस लेके आना है, तो उसका सबसे अच्छा क्या तरीका है कि एरिया को आपने बांट दिया, पार्टीशन कर दिया। और यही यहां पर आपको देखने मिलेगा। फिर देखिए 1940 की बात है, ये किस तरीके से आगजनी हो रही है, हजारों की तादाद में लोग मर जाते हैं और खून बहाया जाता है सड़कों पे। इस तरीके का वॉयलेंस शुरू हो जाता है। लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो बड़ी खतरनाक होती है, पता ही नहीं होता किसके हाथ में क्या है। ये जो खून की होली है ये मार्च 1947 तक चलती रहती है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण रीजन इसका ये था कि जो गवर्नमेंट की जो गवर्नेंस की इंस्टीट्यूशंस होती हैं वही कोलैप्स कर गई। एक आदमी का नाम यहां पर लिया जाता है पेंडरल मून, जो कि एडमिनिस्ट्रेटर थे भावलपुर के, जो आज के समय में पाकिस्तान में है। यहां पर आप देखिए जो पुलिस है वो फेल हो जाती है, एक गोली नहीं चलाती है। आग जल रही, आगजनी हो रही है, लोग प्रॉपर्टी को आग लगा रहे हैं, लोगों की जान ली जा रही है, उसके बावजूद भी एक गोली इनके द्वारा नहीं चलाई जाती है। और अमृतसर में आपको इस तरीके की खतरनाक जो दृश्य हैं वो देखने मिलते हैं कि आगजनी हो रही है, प्रॉपर्टी को जलाया जा रहा है, लोगों की जान ली जा रही है। अमृतसर डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें खून की नदी सी बहने लगी थी। इसी साल में आप देखेंगे अथॉरिटी पूरी तरीके से ब्रेक हो जाती है, पूरा जो सिस्टम होता है प्रॉपर गवर्नेंस का वो पूरा खत्म हो जाता है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। ब्रिटिश ऑफिसर्स जो हैं वो हेजिटेट कर रहे थे, वो हिचकिचा रहे थे इस सिचुएशन को अपने कंट्रोल में लेने के लिए, क्योंकि अब उनका भी धीरे धीरे उनको समझ में आ रहा था कि अभी हमारे काम का है नहीं, तो उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं ले रहे। ब्रिटिश ऑफिसर्स जो है वो कह रहे थे कि अगर आपको सहयोग चाहिए, आपको अपनी जान बचानी है, आपको मदद की दरकार है, तो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल या मोहम्मद अली जिन्ना के पास जाइए, हमारे पास मत आइए। कोई अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, कोई अपने पावर को एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, पता ही नहीं है कैसे एक्सरसाइज करना है। आप देखिए महात्मा गांधी को छोड़ के सारी पार्टीज लगी थी इंडिपेंडेंस के बारे में, जो नेगोशिएशंस होती हैं उनसे संबंधित कामों में। सिविल सर्वेंट्स जो हैं वो भी डरे हुए हैं, जो प्रोविंसेस हैं उनमें उनको पता नहीं है क्या करना है, वो अपनी जिंदगी और अपनी प्रॉपर्टी बचा रहे हैं, वो अपनी लाइफ और प्रॉपर्टी को बचा रहे हैं, किसी को किसी की नहीं पड़ी थी। नेता जो हैं वो टर्म्स पे नेगोशिएट कर रहे हैं, महात्मा गांधी जो हैं उनको छोड़ के सारे नेता उसी में व्यस्त हैं। सिविल सर्वेंट्स अपनी जान बचा रहे हैं, अपने घर और अपना जो जायदाद है उसको बचा रहे हैं। अंग्रेज बिजी हैं, उनको भारत छोड़ना है तो वो अपना सामान पैक कर रहे हैं, तो वो अपनी पैकिंग में बिजी हैं। इंडियन सोल्जर्स और जो पुलिसमैन हैं, अब वो इंडियन सोल्जर और इंडियन पुलिसमैन नहीं बचे थे, अब या तो वो हिंदू हो गए थे, या वो मुसलमान हो गए थे, या वो सिख हो गए थे। इसके साथ में आप देखेंगे कम्युनल टेंशन जो है वो भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जो उनका कमिटमेंट होता है, जो एक प्लेज लेते हैं वो अपनी यूनिफॉर्म पहनते वक्त, वो प्लेज वो भूल जाते हैं, उनका जो कमिटमेंट होता है यूनिफॉर्म के प्रति वो सब खत्म। बहुत सी जगह आप ऐसा भी देखेंगे, ऐसे केसेस भी सुनने मिले जहां पर पुलिसमैन जिस रिलीजन के हैं उन लोगों को तो वो बचा रहे हैं, और उनके अगेंस्ट जो कम्युनिटी है दूसरे रिलीजन के लोगों को ये अटैक कर रहे थे। इसके बावजूद भी आप देखें तो हार्मनी रिस्टोर करने के लिए, ये जो इशू था उसको कंट्रोल करने के लिए गांधी जी, जिनकी जो आइडियाज हैं नॉन वायलेंस के, इनके ऊपर चलते हुए ये लोगों को कन्विंस करते हैं, लोगों के मन को परिवर्तित करने का प्रयास करते हैं। ईस्ट बंगाल में जाते हैं, नोआखाली करके जो गांव है वहां पर पहुंचते हैं, जो आज के समय बांग्लादेश में है, यहां पर पहुंचते हैं। फिर बिहार जाते हैं, वहां पर भी जो दंगे फसाद की स्थिति हो रही थी उसको कंट्रोल करते हैं। कलकत्ता, दिल्ली, हर जगह जाके ये हिंदू मुसलमान को जो ये ब्लडशेड चल रहा था, ये जो रक्तपात चल रहा था, इसको रोकने का प्रयास करते हैं। साथ में आप देखेंगे जो ईस्ट बंगाल है इसमें हिंदूज को टारगेट करा जा रहा है।
1946 के आसपास गांधी जी यहाँ इस एरिया में पहुँचते हैं, इस विलेज का पैदल टूर करते हैं और लोकल जो मुस्लिम्स हैं उनको परसुएड करते हैं कि वो गारंटी दें सेफ्टी की, हिंदूज़ को की सेफ्टी की गारंटी दें। इसके अलावा दिल्ली की बात करी जाती है, दिल्ली में भी ये म्यूचुअल ट्रस्ट की स्पिरिट को डेवलप करने की कोशिश करते हैं हिंदू और मुस्लिम्स में, इन दोनों कम्युनिटीज़ में। इसमें एक शहीद अहमद दहलवी जो है, ये दिल्ली के एक रेफ्यूजी कैंप में रह रहे थे। ये जो दिल्ली के मुस्लिम हैं, ये एक ओवर क्राउडेड पुराना किला का जो कैंप है वहाँ पे रह रहे थे। गांधी जी जब आते हैं, जब ये कहते हैं कि गांधी जी ऐसे आए हैं जैसे कि तेज़ गर्मी पड़ती है, जब हार्श समर पड़ती है उसमें बारिश की बूंदें, तो जैसे सावन आता है उस तरीके से गांधी जी आए हैं, इस तरीके के टर्म्स को यूज़ करा जाता है। ये देखिए नोआखाली जो विलेज है आज करंटली जो बांग्लादेश में है, वहाँ पर इस तरीके का सीन था जब महात्मा गांधी पहुँचे थे वहाँ। दहलवी अपनी जो मेमोरीज है उनको रिकॉल करते हैं और जैसे ही गांधी जी वहाँ पहुँचते हैं उसके बाद दहलवी के मुंह से निकलता है कि अब दिल्ली बच गया, दिल्ली विल नाउ बी सेव्ड। तारीख आ जाती है 28 नवंबर 1947, मतलब भारत आज़ाद हो चुका है। गुरु नानक का जन्म जयंती थी, बर्थडे था। यहाँ पर गांधी जी आते हैं और गांधी जी आके शीशगंज गुरुद्वारे के सामने स्पीच देते हैं चांदनी चौक पे। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि पूरे चांदनी चौक में एक भी मुस्लिम नहीं था और गांधी जी अपनी जो स्पीच होती है उसमें कहते हैं कि बड़ी शर्मनाक बात है ये कि पूरे चांदनी चौक में एक भी मुसलमान नहीं है। गांधी जी दिल्ली में रहेंगे और दिल्ली में रह के लोगों की मेंटालिटी से लड़ते हैं। लोगों ने जिस तरीके से एक एक मुसलमान को शहर से बाहर कर दिया था, इस मेंटालिटी से लड़ते हैं। क्यों लोगों ने शहर से बाहर कर दिया था? क्योंकि लोग हर मुसलमान को पाकिस्तानी की नज़र से देखने लगे थे। गांधी जी इसके खिलाफ फास्टिंग शुरू कर देते हैं और इनको फॉलो करते हुए, गांधी जी को फॉलो करते हुए बहुत से हिंदूज और सिख लोग भी फास्टिंग करते हैं, व्रत रखते हैं। और इस फास्टिंग का इनकी जो एक मेंटल परसुएशन का पावर है, इसका इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने मिलता है और मौलाना आज़ाद लिखते हैं इस बारे में। लोग जो हैं वो रियलाइज़ करते हैं कि ये जो चीज़ें उन्होंने की हैं, ये जो सिटी में इस तरीके से इन्होंने पोग्राम मचाया, ये जो खून की नदियाँ बहाई हैं हिंदू मुसलमान के नाम पे, ये गलत है। लेकिन सही मायने में कहानी कब खत्म होती है? जब गांधी जी को शहीद कर दिया जाता है। आफ्टर द मार्टियरडम ऑफ गांधी, तब जाके ये जो ड्रामा ऑफ वायलेंस है ये पूरी तरीके से खत्म होता है। ये चीज़, ये सिनेरियो चल रहा था। लेकिन आपको पता है, ये जब पुराने वक्तों को याद करा जाता है तो समझ में आता है कि दिल्ली कितना ज़्यादा बदल गया था। इससे बात आती है एक और शब्द की जिसको आप कहेंगे जेंडरिंग पार्टीशन। ये शब्द अपने आप में कहीं से अजीब सा लगता है, ये जो कॉम्बिनेशन है ये सही बैठा नहीं। जेंडरिंग पार्टीशन क्या होगा? आप देखिए यहां पर कुछ चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है, जैसे रिकवरी ऑफ वुमेन के बारे में बताया जा रहा है। अब ये रिकवरिंग ऑफ वुमेन क्या है, जरा ध्यान से समझते हैं इस चीज़ को। देखें आप, तो जैसे ही पार्टीशन होता है उसके बाद के 10-15 साल जो थे, यहाँ पर हिस्टोरियंस जो हैं वो एग्जामिन करते हैं सामान्य पीपल को, उनकी लाइफ में किस तरीके की चीज़ें घटी। और यहाँ पर विमेन जो हैं वो अपने बारे में बताती हैं। बहुत से स्कॉलर्स ने लिखा है कि वॉयलेंट टाइम्स में क्या सिचुएशन रही होगी महिलाओं की। उनका बलात्कार कर दिया जा रहा है, उनको उठा के ले लाया जा रहा है, उनको बेच दिया जा रहा है। बहुत से समय तो ऐसा होता है कि वो जो नई ज़िंदगी होती है, जो नई व्यवस्था होती है, नई जो परिस्थिति होती है, उसमें ढल जाती हैं और वहाँ पर रहने लगती हैं। बहुत सी सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि बड़ा ट्रॉमेटाइज हो जाती हैं, उनके दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ता है, बहुत मानसिक क्षति पहुँचती है। उसके बावजूद वो नई ज़िंदगी में ढलती हैं, नए फैमिली बॉन्ड्स बनाती हैं, नई परिस्थितियों के हिसाब से चीज़ें करने लगती हैं। दो पिक्चरों के बारे में मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ। एक पिक्चर है गदर, जो बड़ी सामान्य पिक्चर है, आपने देखी होगी। उसकी स्टोरी लाइन बड़ी सीधी सीधी है, लेकिन उसमें आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से जो महिला है, पाकिस्तान जो मुस्लिम सेटअप में थी और वो पाकिस्तान जाना था, लेकिन वो बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टांसेस इंडिया में रह जाती है और फिर वहाँ पर अपने हिसाब से बढ़िया फैमिली बॉन्डिंग्स बनाती है, फैमिली डेवलप कर देती है। दूसरी कहानी है मंटो, बहुत ही रिसेंट है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने इसमें काम किया है। इसमें बड़ी मार्मिक स्थिति बताई है कि कितना गहरा ट्रॉमा पहुँचता है एक महिला को। आप ये पिक्चर देखेंगे तो आपको मंटो में एक बड़ा ही ट्रॉमेटिक सीन है। मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहता हूँ आपको, मैं चाहता हूँ आप उसको खुद देखें, आपको समझ में आएगा। जब वो आप वो सीन देखेंगे तो आपके खुद रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कितना गहरा ट्रॉमा पड़ा होगा महिलाओं को इस चीज़ से, या फिर असल में क्या स्थिति रही होगी उस समय। अब जो इंडिया और पाकिस्तान की गवर्नमेंट्स हैं वो इन कॉम्प्लेक्सिटीज़ को, ये जो ह्यूमन रिलेशनशिप्स हैं, इनको नहीं समझ पाई कि भाई कितना पीछेदा होता है इंसान का दिमाग, कैसे वो कहीं पर भी अपना एक छोटा सा घोंसला बना लेते हैं।
ये मानने लगे कि जो विमेन है वो गलत, बॉर्डर के गलत साइड पे है और इसी वजह से उनको वापस लाने की ज़रूरत है। इसमें फैमिलीज़ की लोकेशन ढूंढी गई, महिलाएं कहाँ रह रही हैं, कैसा है, उनके वेयर अबाउट्स ढूंढे गए और उनको वापस अपने जहाँ पर था वहाँ भेज दिया गया। लेकिन एक भी बार इन महिलाओं से, इन विमेन से नहीं पूछा गया कि आपकी स्थिति क्या है, आपका डिसीजन क्या है इस चीज़ में। बस उनको वहाँ से उठाया और उठा के ले जाया गया। इस पर भी एक कहानी है, एनसीईआरटी में दी है, इवन दो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी नहीं थी, लेकिन इसलिए मैंने इसमें ऐड नहीं किया। लेकिन अगर आप चाहें तो ऐसे में इसको लिख सकते हैं। कहानी कुछ ऐसी है कि एक मुस्लिम लड़की होती है, उसको एक सिख लड़का बचा लेता है और फिर उससे शादी कर लेता है। होता है ऐसा कि एक बच्चा पैदा हो जाता है, बढ़िया बच्चा, और जो वो औरत है और वो जो आदमी है वो साथ में बढ़िया परिवार बना के रह रहे हैं, शादी वादी हो गई, सब चीज़ है। एकदम से वहाँ से फरमान आता है कि पाकिस्तान की फला आदमी की बेटी जो है वो यहाँ पे है। ये समझ जाते हैं कि इसकी बात हो रही है, तो ये दोनों भाग जाते हैं। बाद में फिर क्या होता है, इसको वापस ले जाया जाता है। इस तरीके की परिस्थिति होती है, वापस ले जाया जाता है या ये दोनों मर जाते हैं या जो भी चीज़ है। मेन बात है यहाँ पर रिलेशनशिप की कि एक भी बार विमेन से ये नहीं पूछा गया कि भाई तुम्हें जाना है या नहीं जाना, बस तुम वहाँ की थी इसलिए अब तुम जाओ। वो वाली परिस्थिति देखी गई है। ह्यूमन सेंटिमेंट्स, ह्यूमन रिलेशनशिप्स को कहीं पर भी कंसिडर नहीं करा गया, ना इंडिया के द्वारा ना पाकिस्तान के द्वारा। 30,000 वुमेन्स जो हैं उनको इस तरीके से ढूंढ निकाला गया था, ना उनको कंसल्ट करा ना कुछ किया, उनको ढूंढ के निकाला गया। और उसके बाद आप देखेंगे 22,000 मुस्लिम विमेंस को और 8,000 हिंदू और सिख विमेन जो थी पाकिस्तान में, उनको इंडिया भेजा गया। इस तरीके से एक एक्सचेंज ऑपरेशन या फिर रिकवरी ऑपरेशन चला था। यहां से बात आती है एक बड़े ही पेचीदा टर्म की, ऑनर। अब एक सिपाही एक अलग ऑनर समझता है, महिलाओं का ऑनर अलग तरीके से, और ऑनर को किस तरीके से डिफाइन करना है, अलग अलग सोसाइटीज और कल्चर्स में इसकी अलग अलग डेफिनेशंस होती हैं। यहां पर आप देखेंगे एक नोशन चलता है ऑनर का, जिसमें कहा जाता है कि जो ओनरशिप है जन और जमीन की, जन मतलब जनाना, जनाना मतलब विमेन, और जमीन तो लैंड और विमेन जो है उनकी ओनरशिप की बात करी जाती है कि सही मर्दान की वो है कि वो जन और जनाना दोनों को, जमीन और जन को, दोनों को प्रोटेक्ट कर पाए। इस तरीके से नॉर्थ इंडिया में ये कॉन्सेप्ट चलता है। मर्दान की वही कहलाती है कि जब आप इन जो आपके प्रोटेक्ट जो पोजेशन है जन और जमीन, इनको आप बचा पाए, इनको आप जो आउटसाइडर हैं वो आपसे ना छीन पाए, उससे आप प्रोटेक्ट कर पाए, तभी आप वराइल कहलाएंगे, मर्द कहलाएंगे। अब यहां से थोड़ा सा और गहराई से समझे। जब ये बातें करी जाती थी तो सोसाइटी में विमेन ने भी इनको इंटरनलाइज कर लिया था। विमेन भी इसको इसी तरीके से माना करती थी कि हाँ ये जो बात है वो सही है। और इसी चीज के चलते हुए, इसी सोच के चलते हुए बीवियों को, बेटियों को, बहनों को, उनको एनिमी वॉयलेट ना कर दे, उनको रेप ना कर दे, उस चीज के चलते हुए खुद ही मार डाला जाता था औरतों को। बहुत सी जगह ऐसा हुआ कि औरत खुद अपनी मर्जी से कुएं में कूद जाती हैं ताकि वो अपनी जान दे दें और ये दुश्मनों के हाथों में ना आए। ऐसी कहानियां सुनाई जाती हैं। उर्वशी बतूलिया अपनी किताब में लिखती हैं, अदर साइड ऑफ साइलेंस में इस तरीके की कहानियां सुनाती हैं। एक विलेज है थोड़ा खालसा रावलपिंडी का, तो ये इंसिडेंट ये वहां का सुना रही हैं, जिसमें 90 विमेन जो हैं वो कुएं में अपनी मर्जी से कूद जाती हैं जान देने के लिए। ये जो ऑर्डिनरी पीपल के एक्सपीरियंसेस है ना, यही हमें बताते हैं कि क्या सिचुएशन वहां पर रही होगी। जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है सब कॉन्टिनेंट का, उसमें क्या सिचुएशन रही होगी। इसके अलावा अगर आप देखें तो पार्टीशन तो बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, सेंट्रल इंडिया, डेक्कन, इन सब इलाकों को भी इफेक्ट किया होगा। तो इन इलाकों में कैसी स्थिति थी। एक तरफ आपको कलकत्ता और नवाखाली की बात बताई जिसमें हिंदुओं को काटा जा रहा है। पार्टीशन जो है वो खूनी था, चाहे आप पंजाब की बात कर लें, चाहे बंगाल की बात कर लें। आप देखिए जो हिंदूज और सिख हैं उनको टोटली डिस्प्लेस कर दिया गया, उनको ईस्टवर्ड भेज दिया गया भारत में, और वेस्टर्न पंजाब में इस तरफ से मुस्लिम चले गए। जो पंजाबी स्पीकिंग मुस्लिम्स हैं वो पाकिस्तान में चले जाते हैं, और इस तरीके से 1946 से 48 के बीच में ये एक्सोडस जो है वो चलता रहता है। बहुत सी मुस्लिम फैमिलीज जो है उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश की, ये भी पाकिस्तान चली जाती है 1950 से 60 के बीच में। बहुत से ऐसे भी हैं जो ये मन बनाते हैं कि अब हमें भारत में रुकना चाहिए, हम भारत में ही रुकेंगे। यहां पर आप देखिए ज्यादातर जो उर्दू बोलने वाले लोग हैं, जिनको आप मुहाजिर कहते हैं, माइग्रेंट्स इन पाकिस्तान, ये कराची, हैदराबाद के इलाके में, जो सिंध का इलाका है, कराची, हैदराबाद, वहां पर रहने लगे। अब जरा हम बात करें बंगाल की, तो बंगाल में जो माइग्रेशन था, इसमें आप देखेंगे लोग जो है, एक तो पोरस बॉर्डर है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा अलग अलग हिस्सों से लोग एंटर कर रहे थे और बहुत अलग अलग हिस्सों से लोग जा रहे थे।
इसका मतलब ये है जो बंगाली डिवीजन है उसमें जो सफरिंग होने वाली है वो एक जगह में कंसंट्रेटेड नहीं होने वाली, लेकिन दोनों तरफ ही जो खून बहा है वो बराबरी से, उसमें कोई कमी नहीं। पंजाब की तरह यहां पर देखें जो पॉपुलेशन एक्सचेंज हुआ बंगाल में, ये पूरी तरीके से नियर टोटल नहीं था, मतलब पूरी तरीके से जो एक्सचेंज हो रहा था पंजाब के केस में कि मुस्लिम्स और एक तरफ आ गए और हिंदूज और सिख एक तरफ आ गए, वो चीज़ यहां पर नहीं हुई। बहुत से बंगाली हिंदू जो हैं वो ईस्ट पाकिस्तान में भी रुके रहे और वहीं पर रहते रहे। बहुत से ऐसे भी हैं जो मुस्लिम्स वेस्ट बंगाल में आज भी रह रहे हैं। इसके अलावा आप देखें जो जिन्ना ने टू नेशन थ्योरी निकाली थी पॉलिटिकल एक्शन के द्वारा, वो बंगाली मुस्लिम्स आप सही तरीके से देखें तो उन्होंने रिजेक्ट कर दी थी। वो हमें कैसे समझ में आता है? वो हमें 1971-72 से समझ में आता है, क्योंकि एक रिलीजन होने के बावजूद पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान सीड कर जाता है, ईस्ट पाकिस्तान पाकिस्तान से हटके बांग्लादेश बन जाता है। तो कॉमन रिलीजन जरूरी नहीं है, या फिर कॉमन रिलीजन साथ में इनको होल्ड नहीं कर पाया था साथ में। आप चाहें तो इस चीज को लिख सकते हैं, जब भी बात करी जाती है कि जो पार्टीशन है वो इस बेसिस पे हुआ था कि मुस्लिम्स एक साइड पहुंच जाए और उनने अपना पाकिस्तान बना लिया। तो इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि कॉमन रिलीजन अकेला ही एक बॉन्ड नहीं होता जिसकी वजह से आप कोई एक कंट्री बना सकते हैं, कोई एक सॉवरेन स्टेट बना सकते हैं। पंजाब और बंगाल दोनों में लगभग जो एक्सपीरियंसेस है वो सेम रहने वाले हैं। चाहे विमेन की बात करें या फिर गर्ल की बात करें, ये प्राइम टारगेट्स थे, इनको ही टारगेट करा जाता था, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि अगर किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी की विमेन है, अगर आपने उसको डिसऑनर कर दिया, मतलब पूरी कम्युनिटी को डिसऑनर कर दिया, इस तरीके की सोच के हिसाब से चीजें चलाई जाती थी। महिलाओं की शरीर पर वार किया जाता था, उनके शरीर को एक टेरिटरी समझ के उसको कॉन्कर करने का प्रयास किया जाता था। यहां पर देखें मायूसी से भरे हुए चेहरे, ये देखिए आप, ये पुराना किला के पास में जो कैंप लगाया गया था जिसमें रेफ्यूजी आते जा रहे हैं, माइग्रेंट्स आते जा रहे हैं, उसकी ये फोटो है। इसके साथ में बहुत सारी जगहों पर आपको देखने मिलेगा कि इन बुरे बुरे इतने दर्दनाक भयावह किस्सों के साथ में कुछ अच्छे किस्से भी हैं। बहुत सी टेस्टिमनीज ऐसी हैं जिसमें बताया जाता है कि बहुत बड़े इलाके में जहां पर हिंदुओं को मारा जा रहा है, वहां पर एक घर में एक बूढ़ी अम्मा एक हिंदू को सहारा देती है, हिंदू को पनाह देती है। बाद में उससे क्या कहती है कि ये जो लाशें हैं इनके नीचे तुम जाके छिप जाओ ताकि तुम्हें कोई मार ना दे, क्योंकि अगर तुम यहां छुपोगे तो वो तुम्हें भी मारेंगे और मुझे भी मार देंगे। तो वो लाशों के नीचे उसको छिपा देती हैं और बाद में उसको फिर जहां पे चाहे इंडिया की साइड या पाकिस्तान की साइड जहां जाना है उसको वहां भेज देते हैं, वहां वो चला जाता है। इस तरीके की कहानियां भी हैं और ऐसी कहानियों पे पिक्चरें भी बनी हैं। यहां पर बात आती है पार्टीशन के पीरियड में एक डॉक्टर हैं सुखदेव सिंह। ये जो सिख डॉक्टर हैं, ये ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीटमेंट में स्पेशलाइजेशन था इनका, और ये हिमाचल प्रदेश में, आज के समय हिमाचल प्रदेश में धर्मपुर में रहते हैं। दिल्ली में इन्होंने भारी सेवा की, मुस्लिम सिख हिंदू कोई भी हो सबकी सेवा की इन्होंने। खाना पीना से लेके सिक्योरिटी हर चीज की व्यवस्था इन्होंने बना के रखी। जिस तरीके से गांधी के जो आइडियाज थे उसी तरीके से ये अपने आइडियाज को फॉलो करते हैं। गांधी के सेम आइडियाज को फॉलो करते हुए खुशदेव सिंह जो हैं वो सबको प्रोटेक्ट करते हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो। इसी वजह से जो मोहम्मद उमर हैं वो लिखते हैं कि मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मुझे आप अपनी छत्र छाया में रहने दें ताकि मैं जिंदा रहूं, क्योंकि मेरी सेफ्टी जो है वो मैं आप ही के अंडर देखता हूं, आपके कंट्रोल में देखता हूं, उसके बाहर मैं अपने आप को सेफ नहीं पाता हूं। आप देखिए जब 1947 को याद करा जाता है और जब खुशदेव सिंह का इस केस को या फिर इनकी जो सेवा है उसको याद करा जाता है, तो उससे समझ में आता है जो प्रेम है वो बहुत बड़ा है, जो हेट्रेड है उससे बहुत बड़ा है। और ये डॉक्टर अपने मेमोयर में भी लिखते हैं, मेमोयर का नाम ही ये है, लव इज स्ट्रॉन्गर देन हेट, अ रिमेम्बरेंस ऑफ 1947। यहां पर जो खुशदेव सिंह है ये अपने काम के बारे में बताते हैं, इनका जो हम्बल एफर्ट था उसके बारे में बताते हैं, किस तरीके से अपनी ड्यूटी को ये डिस्चार्ज करते हैं। साथ में ये किस्सा भी सुनाते हैं जब ये कराची गए थे 1949 में, तब इनके साथ क्या हुआ था। ये कराची जाते हैं, वहां पर 6 जो कांस्टेबल हैं वो आते हैं, इनको प्लेन तक छोड़ते हैं और उनको सैल्यूट करते हैं। साथ में जो उनके दोस्त बन गए थे वहां पर, जो रेफ्यूजी कैंप में सेवा की थी, वो भी इनसे मिलने आते हैं और घंटों इनसे चर्चा करते हैं, बातें करते हैं। जब ये जाते हैं तो जैसे ही कांस्टेबल इनको सैल्यूट करते हैं, हाथ जोड़ते हैं और हाथ जोड़ के उनके सैल्यूट को एक्नॉलेज करते हैं और इनकी आंखों में आंसू थे। यहां पर देखिए रेफ्यूजी कैंप जो है वो हर जगह है, और इस रेफ्यूजी कैंप में सिर्फ खाने और आश्रय की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपको लव और कंपैशन की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये लोग जो हैं ये अपने घर छोड़ के आए, ये अपनी ज़मीनें छोड़ के आए हैं, ये अपनी जो रूट्स हैं, जो जड़ें हैं, उनको छोड़ के आए हैं।
असल में आप देखेंगे तो पार्टीशन या फिर कोई भी जो दुखद घटना होती है उसकी खबर आपको गवर्नमेंट के जो नोटिस होते हैं, जो रिपोर्ट्स होते हैं, उसमें नहीं मिलती। जलियांवाला बाग है या फिर कुछ कोई भी इस तरीके का मैसाकर है, उसमें बता देंगे कि एक्स नंबर ऑफ पीपल डाइड, या फिर इस एक्टिविटी की वजह से ये वाली एक्टिविटी हुई। वही सिंपल फिजिक्स जैसा या प्रैक्टिकल आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। लेकिन सही मायने में जो इमोशनल फाइबर है वो अगर आपको समझना है तो उसके लिए आप ओरल नैरेटिव्स हो गए, जो लोगों के मेमोयर्स हैं, डायरीज हैं, फैमिली की जो हिस्ट्री है या फिर फर्स्ट हैंड अकाउंट्स है, उससे ही आपको समझ में आता है कि लोगों ने आखिर किस तरीके की परिस्थितियां झेली होंगी, क्या उनकी सफरिंग्स रही होंगी या फिर क्या उनके चैलेंजेस रहे होंगे। 1946 से लेकर 1950 तक, और उसके बाद भी आप देखें, अगर साइकोलॉजिकल, इमोशनल और सोशल एडजस्टमेंट की बात करें तो इसकी पूरी चर्चा होती है जब ओरल नैरेटिव्स पे चर्चा करते हैं हिस्टोरियंस या फिर स्कॉलर्स। जैसा हॉलोकॉस्ट जर्मनी में हुआ था उसी तरीके से हमें जो पार्टीशन हुआ था उसको भी समझने की जरूरत है। ये एक सिर्फ सही मायने में एक पॉलिटिकल इवेंट अकेले नहीं थी, इसमें बहुत सारे मीनिंग्स जुड़े हैं। इसके अलग अलग जो एक्सपीरियंसेस हैं, इसके जो अलग अलग पहलू हैं, उनको भी हमें समझने की जरूरत है। और ये सारी चीज़ें अगर आप देखें, जो विविड अकाउंट्स हैं, अलग अलग अकाउंट्स आपको देखने मिलेंगे लोगों के साथ, जो जो इवेंट्स हुई, वो घटनाएं अगर आपको देखनी है तो वो आपको गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में नहीं मिलने वाली है। यहाँ आपको सिर्फ पॉलिसी और जो पार्टी मैटर्स हैं उसके बारे में बताया जाएगा। पार्टीशन में जो भी फंक्शंस थे, जो भी प्रपोजल्स थे, उन सब के बारे में आपको ज़्यादा पता चलेगा। जो नेगोशिएशंस हुए थे ब्रिटिश के साथ में, उसके बारे में पता चलेगा। लेकिन सही मायने में अगर आपको पता करना है तो उसके लिए मेमोयर्स ही सही तरीका है, या फिर जो ओरल नरेशन है, जो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है, उससे ही आपको पता चलेगा कि पार्टीशन आखिर था क्या आम आदमी के लिए। फिर से सीधे हाथ पे ये देखिए, हर आदमी ट्रैवल नहीं कर पा रहा था बैलगाड़ी में। सबके पास बैलगाड़ी नहीं थी, सबके पास बैलगाड़ी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी लोग ट्रैवल कर रहे हैं और सब चल भी नहीं सकते थे। दोनों ही मार्मिक स्थिति है, कोई पैसे से मारा गया है, somebody इज इकोनॉमिकली वीक या फिर इकोनॉमिकली नॉट इन कंडीशन, और कहीं पर आप देखेंगे कोई फिजिकली इज नॉट इन अ कंडीशन, लेकिन एवरीबडी वाज मूविंग एंड दिस वाज पार्टीशन। 1930, जरा सा हम टाइमलाइन पे फिर से एक रिवीजन कर लेते हैं। 1930 में क्या होता है, उर्दू पोएट जो है मोहम्मद इकबाल, ये बताते हैं कि नॉर्थ वेस्टर्न जो एरियाज है जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी, वहाँ पर एक लूज फेडरेशन होनी चाहिए। 1933 में यहाँ पर आपको रहमत अली नाम दे देंगे पाकिस्तान, जिसको सीरियसली नहीं लिया जाता। 37 से 39 के बीच में कांग्रेस मिनिस्ट्रीज जो हैं वो 11 प्रोविंसेस में पावर में आ जाती हैं। 1940 मुस्लिम लीग जो है वो लाहौर रेजोल्यूशन पास करता है और ऑटोनॉमी फॉर मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज की बात करी जाने लगती है। 1940 कांग्रेस जो है वो जनरल कॉन्स्टिट्यूंसीज में मासिव विक्ट्री हासिल करती है और जो मुस्लिम लीग है उसका भी परफॉर्मेंस गजब का रहता है। मार्च से जून के बीच में ब्रिटिश कैबिनेट जो है ये 3 मेंबर के कैबिनेट मिशन को भेजता है। अगस्त में क्या होता है, डायरेक्ट एक्शन हो जाता है 16 अगस्त को, ताकि पाकिस्तान बनाया जा सके। 16 अगस्त से ही ये वॉयलेंस आ जाता है, हिंदू मुस्लिम जो है उनमें लड़ाई होने लगती हैं, सिखों में लड़ाई होती है, कलकत्ता, बंगाल, इन सारी जगह पर आपको खून की नदियाँ बहती दिखती हैं। 1947 मार्च में क्या होने वाला है, पंजाब को डिवाइड करने की बात करी जाती है मुस्लिम मेजॉरिटी के हिसाब से और हिंदू सिख की मेजॉरिटी जो है उस हिसाब से। साथ में बंगाल को भी इसी सेम प्रिंसिपल पर डिवाइड करने की बात करी जाती है। और 14 और 15 अगस्त को आपको मालूम है एक तरफ पाकिस्तान आज़ाद होता है और एक तरफ इंडिया आज़ाद होता है। और उस समय पे जो गांधी जी हैं वो नोआखाली जो ईस्ट बंगाल है वहाँ पर कम्युनल हार्मनी रेस्टोर करने के लिए काम कर रहे थे। यहाँ पर चर्चा खत्म होती है। स्लाइड आपके सामने है, वीडियो को पॉज करें और इस सवाल का जवाब देने का प्रयास करें। उम्मीद करता हूं जवाब आपने बना लिया होगा। सीधा सवाल है कि लखनऊ पैक्ट कब हुआ था, तो लखनऊ पैक्ट आपको मालूम है 1916 में हुआ था, तो ये दिसंबर 1916 में आपका लखनऊ पैक्ट हो गया। अगला सवाल है, अ सेपरेट इलेक्टोरेट वॉज गिवन टू द मुस्लिम्स इन, मुस्लिम्स को जो मोहल्ले मिंटो रिफॉर्म था 1909 का, उसमें सेपरेट इलेक्टोरेट मिला था। तीसरा सवाल है, हु वॉज नोन एज फ्रंटियर गांधी, तो ये भी बहुत सीधा सीधा सवाल है। आपको मालूम है खान अब्दुल गफ्फार खान जो है उनको फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारी चैप्टर नंबर 14 की जो चर्चा है, जिसमें हमने पार्टीशन को काफ़ी गहराई से समझने का प्रयास किया है, वो खत्म होती है। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।